नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बागों में रोगों की रोकथाम के उपाय। पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए कराएं टीकाकरण। अनार की खेती बिहार में तेजी से फल फूल रही है। अच्छी आमदनी के चलते किसान अनार की बागवानी को बड़ी तेजी से अपना रहे हैं, लेकिन कई बार अनार के बागों में विभिन्न प्रकार के रोग पनपने लगते हैं, जो कि उत्पादन और फलों की क्वालिटी को कम कर देते हैं। इसलिए समय रहते इनकी रोकथाम करना जरूरी है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, जानते हैं बिहार कृषि महाविद्यालय के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर गिरीश चंद्र कुमार से। के रोग लग जाते हैं, जिसके वजह से इसका उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। ऐसे तो देखा जाता है कि इसका जो फल होता है, शुरुआती अवस्था में जो लक्षण आते हैं पत्तियों के ऊपर आते हैं, फिर फलों के ऊपर आते हैं। कभी कभी जो पतली शाखाएं होती हैं उनके ऊपर भी काले काले रंग के इस तरह धब्बा दिखाई देते हैं, जिसके वजह से इसका टहनियाँ सूख जाती हैं और उत्पादन बहुत प्रभावित होता है। और पत्तियाँ कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या रोग का आक्रमण ज़्यादा होता है तो पत्तियाँ इसमें झड़ के गिर भी जाती हैं। तो इसका लक्षण ये है, और इस लक्षण के आधार पर यदि हमारे जो अनार की खेती करने वाले किसान हैं, इसके रोकथाम के लिए जो एंटीबायोटिक होता है या स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लेते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन 50 ग्राम ले लेते हैं, उसे 25 से 30 लीटर पानी में घोल बना लेते हैं और इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ले लेते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो दर होता है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इस तरह से दोनों का एक साथ घोल बना लेते हैं और 8 से 10 दिन के अंतर पर इसका छिड़काव करते रहते हैं। तो जो बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है या जीवाणु धब्बा रोग पत्तियों के ऊपर या अनार के फलों के ऊपर या टहनियों के ऊपर लगता है, वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक इसमें रोग लग जाता है कि कभी कभी ये जो पेड़ होता है, इसका जो पौधा होता है ऊपर से सूखने लगता है, जिसे हम डाई बैग कहते हैं या उल्टा सूखा रोग कहते हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो प्रभावित भाग होता है उसकी कटाई छटाई कर देना चाहिए समय समय पर, और कटे हुए भाग पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देना चाहिए, जिसकी वजह से इसका जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़े। इस तरह से जो उल्टा सूखा रोग है या डाई बैग रोग है अनार का, उससे फसल को बचाया जा सकता है। एक तीसरा रोग लग जाता है, इसमें श्याम बर्ड रोग लग जाता है। जो श्याम बर्ड रोग लग जाता है तो पत्तियों के ऊपर, फलों के ऊपर और टहनियों के ऊपर और भागों पर भी, ये फूलों के ऊपर भी ये ब्राउन ब्राउन या भूरे भूरे रंग का धब्बा बना लेता है और पौधा को प्रभावित करने लगता है। फसल बहुत कम मिल पाता है। तो इसके रोकथाम के लिए डाइथेमियम 45 नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर साथ समय इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित है कि इस रोग से फसल को बचाया जा सकता है। फल का फटना। अनार की फसल में फल फटना एक प्रमुख दैहिक विकार है, जिसके कारण फलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और ऐसे फलों का बाजार में मूल्य काफी कम मिल पाता है। छोटे या कम विकसित फलों में ये मुख्यतः बोरोन तत्व की कमी के कारण होता है, लेकिन पूर्ण विकसित फलों में ये समस्या बोरोन तत्व की कमी के अलावा अनियमित सिंचाई, जलवायु में बदलाव के कारण भी हो सकती है। मृग बहार के फलों में ये समस्या अन्य बहार की तुलना में अधिक देखी गई है।
इसकी रोकथाम के लिए बोरेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या बोरिक अम्ल और 250 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी घोलकर छिड़काव करें। अनार के बाग में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। प्रतिरोधी किस्में जैसे बेदाना, बोसेक, जालौर सीडलेस, खोग इत्यादि लगाएं। एक और इसमें कीड़ा लग जाता है। आप देखिए, ये जो इसका टहनी का एकदम शीर्ष वाला भाग होता है, इसके ऊपर गांठ बन जाता है। इस गांठ में इसका जो एडल्ट होता है, वयस्क होता है, ये पूरा घर बना के रहता है और वहाँ मोटा हो जाता है, वो भाग मांसल हो जाता है। फिर आगे का जो अनार का पौधे का विकास होता है या टहनियों का विकास होता है वो रुक जाता है, शाखाएं का विकास नहीं हो पाता है। अब इसके ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इस तरह से गालमिज नामक अनार के पौधे के ऊपर आक्रमण करता है, गांठ बनाता है, तो इस गांठ को जहाँ से बना हुआ है उसे शीर्षस्थ भाग को, प्रभावित भाग को काट देना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगाइए। साथ ही साथ आप कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग आप नीम आधारित उसमें मिलाकर प्रयोग करेंगे तो जो गालमिज नामक ये कीड़ा है वो धीरे धीरे अनार के पेड़ से ख़त्म हो जाएगा और निश्चित है कि आप अच्छा से अच्छा उत्पादन अनार का ले पाएंगे। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं। इसके अलावा कीट और रोग व्याधियों से बचने के लिए बाग का नियमित निरीक्षण करें। बाग में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। रोग एवं कीट ग्रसित शाखा को काट कर जला दें। बाग की नियमित सिंचाई करें और सही समय पर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार अनार के बाग कीट और रोग मुक्त रहेंगे और अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, इसका सीधा असर पशुओं के स्वास्थ्य पर भी होता है। ऐसे हालात में पशु की रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे वे अनेक घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए समय समय पर पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी होता है, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं मधुबनी जिला के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार। बचाव, समय से बचाव हमेशा ही उपचार से बेहतर होता है। उसी तरह से टीकाकरण किसी भी बीमारी से बचाव का सबसे आसान, सरल और सस्ता उपाय है। संक्रमण से होने वाले रोग कई बार प्राण घातक भी होते हैं, इसलिए सही समय पर टीकाकरण ही इसका सही बचाव है। एक पशु से दूसरे पशु में लगने वाली इन बीमारियों को आने से रोकने के लिए कई राज्यों में पशुपालन विभाग द्वारा भी समय समय पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जाता है। टीकाकरण से अनेक बीमारियों की समय पर रोकथाम की जा सकती है। जितनी भी ज्ञात बीमारियां हैं उसमें से अधिकतम का टीका विकसित किया जा चुका है। तो सबसे पहले हम आते हैं गाय भैंस जो है उनके लिए कौन कौन सी बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका टीका लगाया जाना भी बहुत ही आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बीमारी जिसको हम खुरहा मुंह पका कहते हैं, जिसमें मुंह और खुर में दाना दाना निकल जाता है, उसके अलावा थन पे भी दाना दाना हो जाता है और पशु को बुखार रहता है, पशु खाना छोड़ देती है। तो वैसे बीमारी जिसको अंग्रेजी में FMD कहते हैं, फूट एंड माउथ डिजीज, उसका टीका सबसे ज़रूरी है किसी भी जानवर को लगाना। और इसको लगाने की अवधि पहला टीका
4 महीने के बाद लगाएंगे हम लोग। 4 महीने का जब जानवर हो जाएगा उसके बाद 6 महीने पे एक बार लगाएंगे और उसके बाद सालाना इसको हम बूस्टर डोज की तरह रिपीट करते रहेंगे। बीमारी है जल्दो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन चूंकि अब क्रॉस ब्रेड का प्रचलन बढ़ रहा है और एक्जोटिक जानवर का प्रचलन बढ़ रहा है, जो देसी नस्ल मतलब विदेशी नस्ल कहिए या संकर नस्ल के जानवरों में, उसमें थीलेरियोसिस होता है। थीलेरियोसिस का टीका हम लोग 3 महीने पे लगाते हैं और सालाना रिपीट करते हैं। 5वां जो महत्वपूर्ण है वो है एंथ्रेक्स। अब नहीं पाया जाता है, लेकिन जिस एरिया में इंडेमिक है जहाँ पे पाया जाता है वहाँ एंथ्रेक्स का भी टीका लगवाना चाहिए, जो कि 4 से 6 महीने पे लगता है। वो है बांझपन की समस्या को रोकने के लिए ब्रुसोलोसिस। यह एक बैक्टीरियल डिजीज है और जो कि जनरली शुरू में ही बाछी को हो जाता है या फीमेल काफ भैंस की पाड़ी को हो जाता है। इसीलिए इसके लिए टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार होता है, जो 4 से 8 महीने की बछिया को होगा या पाड़ी को होगा। लगड़ी बुखार रोग यह मुख्यतः गाय भैंसों में पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है, तेज बुखार आता है। रोग का विशिष्ट कारण क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु है। लगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के पशुओं का रोग है। वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तथा इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे व बड़े पशुओं को चमड़े के नीचे टीका अवश्य लगवाना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है वो है एचएस और बीक्यू। एचएस बीक्यू का साथ में भी टीका आता है, अलग अलग आता है। एचएस मतलब हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, गलघोटू रोग बोलते हैं। बीक्यू मतलब जो है कि लंगड़ी बुखार या कंचनजंघा बोलते हैं। ये दोनों बीमारी पशुओं में प्रायः देखी जाती है। दोनों का हम अलग अलग टीका लगाएं या साथ में लगाएं। दोनों के टीका लगाने का प्रारंभिक टीका का पहला टीका का समय होता है 6 महीने पे और उसके बाद हम सालाना इसको रिपीट करते हैं। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग कुत्ता के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करता है। रोग के लक्षण पशु जोर जोर से रंभाने लगते हैं। पशु अपने सिर को किसी पेड़ अथवा दीवार पर मारता रहता है। पानी पीने से डरने लगता है। रोगग्रस्त पशु दुबला हो जाता है। पशुओं में इस बीमारी से बचाव के लिए साल में एक बार एंटी रेबीज का टीका लगवाएं। गाय भैंस के बाद हम लोग आते हैं बकरी और भेड़ बकरी पे। भेड़ और बकरियों में जो है कि वो भी खुरहा और बीमारी से ग्रसित होती हैं, उनमें भी एफएमडी का टीका लगता है। जिस तरह से मैंने गायों के लिए बताया उसी तरह से बकरियों में भी एफएमडी का टीका लगता है। डोज थोड़ा कम होता है और ये भी 3 से 4 महीने की बकरी को लगता है। गाय भैंसों के अलावा जो टीका इसमें बकरियों में इम्पोर्टेंट है वो 2 टीका है, एक पीपीआर का और एक पॉक्स बीमारी का। सिप पॉक्स या गोट पॉक्स हम लोग कहते हैं। पीपीआर बीमारी होती है बकरियों में, जिसमें पेट काफ़ी पतला पैखाना होता है और नाक में काफ़ी नेटा और झाग निकलता है और बकरी को फीवर रहता है और इसमें मोर्टलिटी काफ़ी होता है। 70% तक इसमें डेथ रेट होता है। तो पीपीआर का टीका जनरली हम लोग जनवरी के महीने में लगवाते हैं। साथ ही पॉक्स का भी टीका लगवाते हैं हम लोग 3 महीने के खस्सी बकरी को। इसके अलावा एफएमडी मैंने बताया। एक चीज़ मैं कहूँगा, किसी भी जानवर को टीका देने के पहले प्रयास करना चाहिए कि 15 से 20 दिन पहले उनको हम ये कृमिनाशक दवा दें। कृमिनाशक दवा देने से क्या होगा कि जानवर के शरीर में जो भी कृमि वर्म्स होंगे उनका लोड घटेगा और इससे टीका प्रभावशाली रूप से एंटीबॉडी विकसित होने में मदद करेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश में इस बार बारिश का दौर अनिश्चित रहा है। जहां उत्तरी बिहार के जिलों में जल भराव के कारण फसलें खराब हुई हैं, तो वहीं दक्षिणी बिहार और झारखंड के कई जिलों में समय से बारिश नहीं होने के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में कई किसानों के खेत अभी भी खाली पड़े हैं। इन क्षेत्रों के किसान इस समय सूरजमुखी की खेती करके अपने नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
सबसे पहले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की खेती के बारे में। तो सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिनमें 40 से 50% तेल मिलती है और इसमें पुफा नामक एक अमाइनो एसिड रहता है जो कि उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसका फायदा दुगना है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी प्रजाति यानी कि वैरायटी के बारे में। इसके जो प्रजाति है दो भाग में बांटा गया है। पहली है सामान्य प्रजाति, दूसरा है हाइब्रिड। सामान्य प्रजाति में आता है TNAU SUF 7, GAU SUF 15। ये जो दोनों वैरायटी है ये ड्यूरेशन कम लेती है, 80 से 90 दिन में हो जाती है ये, और इसका पैदावार थोड़ा सा कम है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभी बात करेंगे हम हाइब्रिड यानी कि संकर वैरायटी के बारे में। संकर जो जाति है उसमें है ज्वालामुखी, PAC 36, PAC 109, कोयम्बटूर 2। ये जो प्रजातियां है इसका यील्ड होते हैं 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका ड्यूरेशन ले लेता है 90 से 100 दिन तक। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि इसका जो बीज होगा संकर वाला आपको हर साल नया लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैदावार नहीं मिलेगी। सूरजमुखी को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतीली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें। इसके बाद यूरिया 125 किलो, DAP 130 किलो, MOP 70 और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरकों में यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार प्रयोग करें। और उसके साथ और एक ध्यान रखने वाली विशेष जो बात है ये है कि सल्फर ये कि तिलहन फसल होने की वजह से सल्फर देना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप पैदावार अच्छा ले पाए। तो इसके लिए आपको 2 kg सल्फर प्रति हेक्टेयर मिला दीजिएगा जब आप लास्ट जोताई करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो सनफ्लावर का बीज है ये थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसको पहले आप 1 रात तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इसको आप फंजीसाइड जैसे कि थीरम से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 ग्राम थीरम पर kg सीड में मिला के ट्रीट कीजिए। उसके 24 घंटे बाद आप इसको राइजोबियम या PSB मींस फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जब फंजीसाइड से इसको ट्रीट करेंगे उसके 24 घंटा बाद ही आप बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करें। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम बीज और संकुल किस्मों का 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों की बुवाई कतारों में करें जिसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई करें। जब हम फसल को लगा देते हैं खेत में उस बुआई की 10 से 15 दिन के बाद हमारी खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं उसको हटा दीजिए हाथ से। और उसके बाद क्या कीजिए, हटाने के साथ साथ और जो जरूरी काम है वो है थिनिंग। थिनिंग माने क्या है कि एक जगह में कभी कभी बहुत सारा बीज लग जाते हैं जिससे कि 4-5 पौधा एक ही जगह में उग जाते हैं। तो इसीलिए जब आप वीडिंग करेंगे, खरपतवार हटाएंगे, उसके साथ साथ पौधा को प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके लगा दीजिए। शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की रोकथाम के लिए पेंडिमिलिथिन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें जिससे खरपतवारों को जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। ये जो फसल है इसमें कीट और पतंग और थोड़ा सा कुछ जो विशेष बीमारियां है उसके बारे में आइए चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले है इसका जो कीट वो है हेड बोरर। तो ये कैपिटुलियम जो बोरर वो एक
पिल्लो है, एक लार्वा है, जो कि पहले नीचे की पत्ती का जो मुलायम पत्तियां है उसमें बैठकर उसको खा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फूल की तरफ बढ़ जाते हैं और फूल में घुस के एक टनल बना के सारे बीजों को खा जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से इसका उपचार करना चाहते हैं तो नीम तेल का जो 5 ml प्रति लीटर मिला के इसका उपचार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरी सारी बातों को आप अमल कीजिएगा तो आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड ले सकते हैं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सलेहपुर, जिला कटिहार के कृषक प्रवेश रंजन ने। ये धान की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रवेश रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरीफ की धान जैसी मुख्य फसल में किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई तरह के कीट पतंगे घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में किसान भाइयों के लिए ये चुनौती भरा कार्य हो जाता है कि वो किस तरह अपनी धान की फसल की देखभाल करें। पहला प्रमुख कीट है तना छेदक कीट, जिसे किसान धड़ भेदक कीट के नाम से भी जानते हैं। तना छेदक कीट की सूंडियां काफी हानिकारक होती हैं। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती हैं। मादा सूंडी के पंख पीले होते हैं और इसकी मादा कीट पत्तियों पर सैकड़ों अंडे देती हैं, जिससे पिल्लू निकलकर पौधों की गोभ में प्रवेश कर जाते हैं। कीट पौधों के गोभ से तने में अंदर चली जाती हैं और तने को अंदर अंदर ही खाने लगती हैं, जिससे गोभ सूख जाती है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक सूंडी हरे रंग के शरीर तथा गहरे भूरे रंग के सिर वाली होती है। इसकी लंबाई 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पत्तियों को दोनों किनारों को जोड़कर नाली नुमा रचना बनाती हैं। यह कीट उसी के अंदर रहकर हरे पदार्थ को खुरच कर खाती हैं। यह सूंडी 20 से 30 दिन के जीवन काल में कई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। धान में सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले प्रमुख कीटों में से तीसरा कीट है फुदका। फुदका कीट 2 तरह के होते हैं, हरा फुदका और भूरा फुदका। फुदका कीट को पहचानना बेहद आसान है। ये पौधों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यह कीट पौधों के निचले भाग में जड़ों की ओर पाए जाते हैं, पौधों के तनों का रस चूसते हैं। इन कीटों के समेकित नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त और कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवाओं से उपचारित करें। इसके बाद ही बुवाई करें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों को हटाना तथा मेढ़ों को साफ रखें। साथ ही सही फसल चक्र अपनाएं, यानी एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों तथा बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। कीट ग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़े खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीड़ों का संरक्षण करें। खेत में 10 से 12 लाइट ट्रैप लगाएं। इससे रात के समय कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर फंदे में फंसकर मर जाएंगे। कीटों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। इससे खेत में कीटों की संख्या का भी पता लगाया जा सकता है। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करें। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें या कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी रहना चाहिए। पत्ती लपेट कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा का 2 मिलीलीटर
प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक हरा फुदका कीट नियंत्रण की बात है तो इस कीट की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।